नमस्कार। अजय जोशी होलिस्टिक हेल्थ विद डॉक्टर मयंक पुरवाल 5 PM में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल 18 नवंबर का आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लोगों ने संकल्प लिया अपने स्वास्थ्य के लिए। आज ये जो हमारा वो है, कैसे रोगों को पहचानना है ना, कैसे हमको डायग्नोस करना है कि रोग क्या है, कैसे आया है, उसके बारे में आज हम बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है। और वेलकम में सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, क्योंकि जब तक हमको अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं मालूम पड़ेंगे हम रोग के बारे में। जैसे किसी ने कहा वो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? जहाँ अंधेरा नहीं है वहां प्रकाश है। प्रकाश मतलब अंधेरे की अनुपस्थिति। तो रोग क्या है? स्वास्थ्य की अनुपस्थिति। तो हमको स्वास्थ्य लाने के लिए मालूम होना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, साइन ऑफ गुड हेल्थ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है अच्छे दांत, अच्छी दृष्टि, अच्छी भूख, प्रॉपर नींद, है ना, सीधी कमर, अपनी आयु के अनुसार दूर तक बोझ उठा ले जाने की शक्ति, बिना थके पढ़ लिख लेने की शक्ति, चुस्त बदन, उचित वजन। उचित वजन मतलब जैसे हमारे माता पिता हैं, जो हमारे हम जिनका अंश है, वे उचित वजन, काम करने को जी चाहना, हंसने खेलने को जी चाहना, दिल, दिमाग, लंग्स, लीवर और फर्टिलिटी वाले संतानोत्पादक अंगों का ठीक ठाक से काम करना, गर्मी सर्दी सहन कर पाना, बुखार खांसी जुकाम कब्ज और सिर दर्द न होना। अब ये हमको ये देखना है कि क्या ये सब ठीक है। यदि ये सब ठीक है तो अच्छा है और हम स्वस्थ है, और नहीं है तो हमें स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य की शिक्षा जरूरी है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। अब रोग निदान चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व, जो कि आज हमारा विषय है, तो हमको इस सबसे पहले ये चिकित्सक को पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, है ना। रोग निदान से हमारा तात्पर्य रोगी और उसके संबंधित सभी तथ्यों को सामने लेके आना। इसके लिए इस विषय में हमको क्या करना है? चिकित्सक को कुशलता की कसौटी माना जाता है। जैसे कोई हमारे पास साधक आता है और हम उसको बोलते हैं कि दवा ले लेना, और एक दूसरा साधक आता है, उसको बोलते हैं जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, नाक दिखाओ, और हम उसको लिख के देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस साधक का विश्वास बनता है, मुझे चिकित्सक ने देखा। तो हम होलिस्टिक फिलर है, हमारा ज्ञान अपनी जगह परफेक्ट है, फिर भी हमको लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो उसको लिए हमको क्या करना है कि उनकी दिनचर्या के बारे में समझना है, उनके रिकॉर्ड के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है रोगी से पूछताछ, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, और रोगी के पूछताछ में क्या करना है इंक्वायरी में। तो हमको रोगी से पूछताछ मतलब इंक्वायरी सेंटर नहीं खोलना है, उसको हमको कि आपको क्या तकलीफ है। जब भी हम किसी साधक या रोगी से बात करते हैं तो जो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है वो सबसे पहले बताता है ना? तो हमको उसके तथ्य इकट्ठित करना है, और हमेशा विनम्रता के साथ अपनत्व की भावना, है ना। जब कल नेचुरोपैथी डे पे, तो हमको यह सिंपेथी, है ना, एलोपैथी, पेथियां बहुत सारी, पर जब तक सिंपेथी नहीं है तो हमको लोगों को उसको बाद में बात करना पड़ेगा। रोगी से उसका नाम पूछो, रोगी का उम्र, है ना, उससे उम्र से क्या होगा, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति के बारे में जानकार होगा। फिर बाल्यावस्था की प्रथम स्थिति, है ना। तो जब यदि वो बालक है तो उसके दांत निकले कि नहीं, वो कितना भाव के, सर्दी गर्मी कितनी लगती है जानना जरूरी है। यदि बाल्यावस्था से तो थोड़ा बड़ा है, ये उम्र आती है 7 वर्ष तक रहती है, इस समय हमको ये देखना है उसके स्नायु कमजोर तो नहीं है, श्वास प्रश्वास की स्थिति क्या है ना, उसकी मेमोरी क्या है, एक्टिविटी क्या है, ये जानना है। फिर जो बाल्यकाल की जो तीसरी अवस्था आती है वो आती है 14 साल तक, 7 से 14 साल। तो इस समय वो बाहरी प्रभाव को झेल पा रहा है कि ठंड गर्मी बरसात रोग को। फिर आता है यौवन अवस्था की पहली स्थिति। ये स्थिति
25 वर्ष तक मानी जाती है। इस समय तक शरीर पर्याप्त पुष्ट हो जाना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति बाल्यावस्था में रोग से पीड़ित रहा होगा, वो इस समय हमको वीक दिखाई देगा, उसके फिजिक वगैरह हमको वीक दिखेंगे, तो हमको ये इससे मालूम पड़ेगा। पूर्ण मोहन की स्थिति में यदि अपने पास कोई आता है 25 साल से 45 साल के बीच, तो उस समय उसकी आदतें, रहन सहन, जलवायु आदि का विचार करना चाहिए। अगर कोई साधक आपके पास आ रहा है ढलती उम्र का, ढलती उम्र मतलब 45 वर्ष से 55 वर्ष के बीच, ये उम्र ऐसी होती है जहाँ मोनोफास की स्थिति होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस की स्थिति होती है, तो इस समय मस्तिष्क की क्षमता कम होने लगती है। तो हमको ये इसको ध्यान में रखना है। ढलती हुई उम्र, अब ढलती उम्र आती है 50 से 60 साल के बीच। इस समय क्या करता है व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, वो अशक्त महसूस करता है, उसका मन तो काम करता है, मस्तिष्क तो काम करता है, वह शरीर काम नहीं करता है। तो आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना आदि लक्षण दिखाई देते। जोड़ों में स्टिफनेस आ जाता है। फिर हमको जब भी डायग्नोस करना है तो ये देखना है कि वो मेल है कि फीमेल है। सबसे पहले तो हमने एज देख ली, फिर मेल और फीमेल देख लिया। तो इस समय यदि पुरुष है तो पुरुष का इतिहास लिखते समय उसकी शक्ति, दृढ़ता, है ना, आदि का वर्णन लिखना है। तो किन किन कारणों से रोग से पीड़ित हुआ उसके बारे में जानना है ना? कब उसको वृद्धि होती है, कमी होती है, इसके बारे में लिखना है। महिलाओं का इतिहास लिखते समय, हिस्ट्री लिखते समय उनकी स्वभाव, कोमलता और भावुकता को, कि जल्दी गुस्सा तो नहीं आता है, विकार तो नहीं है, उस बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों का जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी और मेंसेस साइकिल के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है ना? तो उस समय क्या है, जैसे उनकी जो ग्लैंड्स है ना, एक्साइटमेंट वगैरह, है ना, ये सब चीजें उसके लिंग पे विभिन्नताओं में काम करती है। फिर हमको ये जानना है कि उसका व्यवसाय क्या है, नौकरी क्या है, धंधा क्या है। इसका मतलब हमको उसकी रूटीन का मालूम पड़ता है कि वो किस टाइप का काम करता है, कुछ ऐसे घातक वातावरण में तो नहीं करता है, साथ साथ उसको टाइम मिलता है कि नहीं, एक रूटीन हमको मालूम पड़ता है। फिर जो साधक आता है, रोगी, उसका पता हमको जानना जरूरी है कि वर्तमान में वो कहाँ रह रहा है। इससे क्या क्या हमको ये पता लग जाता है कि रोगी किस प्रदेश के कैसे वातावरण से आया है, क्योंकि प्रदेश की जलवायु, रहने का वातावरण उसको विशेष प्रभाव पड़ता है। केवल पता जान लेने से स्पष्ट हो जाता है कि रोगी का निवास जो है वो गर्म प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, नमदार है, और उसके वातावरण में जहाँ वो रह रहा है वातावरण गंदा है, खुला है, साफ सुथरा है ना, घुटन वाला तो नहीं है, और उससे रोग उत्पन्न का कारण तो नहीं है। फिर अगर वो बोलता है कि मैं सर अभी 2 साल से यहाँ हूँ, पर इसके पहले मैं यहाँ रहता है, वहां के बारे में हम जानेंगे। फिर हमको ये जान लेना जरूरी है कि रोगी विवाहित है या अविवाहित है, इससे भी बहुत चीजें मालूम पड़ती है। फिर जिस तारीख को आया है आपके पास, उस तारीख को लिख लेना चाहिए कि रोगी को कब कब किसकी तकलीफ का महसूस होता है, रोग कब कब बढ़ता है, ठंड में बढ़ता है, गर्मी में बढ़ता है, पंखा पसंद है, नहीं पसंद है, ये चीजें हम लिख लेते हैं। तो ये चीजें, रोगी का इतिहास हमारे पास हिस्ट्री बन जाती है। ये हिस्ट्री पता हो जाने से हमको बहुत सारी चीजें काम करने में आसान हो जाता है। साथ में हमको ये जानना है कि रोग प्रारंभ कब हुआ। जैसे डायबिटीज, तो डायबिटीज कब मालूम पड़ी, जोड़ों के दर्द कब मालूम पड़ा, फिर रोग किस स्थिति में और किस प्रकार शुरू हुआ, आपको कैसे मालूम पड़ा फर्स्ट है ना। फिर रोग का कारण पूछना है, संभव कारण, आपको क्या लगता है कि आपको ये रोग क्यों हुआ होगा, तो आपको पूरा बताया कि मैं तनाव में बहुत रहता हूँ, या मैं खाना टाइम पे नहीं खाता हूँ, उसके रोगी खुद अपने बारे में विस्तृत बता देता है ना। फिर रोग शुरू होने के बाद में किस किस प्रकार से प्रकट हुआ है, परिवर्तन हुआ, या कब बढ़ता है, कब घटता है ना, तो ये चीजें हमको मालूम होती है। फिर हमको ये उसकी फैमिली हिस्ट्री पता लगाना है कि उसके फैमिली हिस्ट्री में कहीं रोग वगैरह तो नहीं है, माँ बाप, भाई बहन वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी हम ले लेते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें हमारी हल्की हुई। रोगी का निवास गंदा है, खुला है, साफ सुथरा है, मकान जिस मोहल्ले में रहता है वो घना बसा हुआ तो नहीं है, जैसे अपन कोरोना काल देख रहे हैं, तो जो विलेज एरिया में रहते हैं, गांव में खुली जगह में, वहां इसका प्रभाव
कम है, तो हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि हमको शुद्ध वायु मिल रही है, रोगी किस वातावरण में काम कर रहा है, रोगी की मानसिक अवस्था क्या है, उस किस विषय में रुचि है, किस विषय में रुचि रुचि दोनों मालूम पड़ती है, भोजन किस प्रकार का पसंद है, कपड़े कैसे पसंद करता है, रोगी का शौक क्या है, हॉबी क्या है, नशा तो नहीं करता है ना, उसको साफ सफाई तो उसके आपके वस्त्र से आपको मालूम पड़ेगा उसको साफ सफाई पसंद है कि रोगी आलसी तो नहीं है, ये चीजें हमको मालूम पड़ता है। फिर हमको रोगी का फाइनेंशियल स्थिति भी मालूम होना चाहिए, ताकि हमको ये मालूम पड़ सके वो पौष्टिक आहार खाता है कि नहीं, है ना। और रोगी का शरीर का कोई अंग को टच करने से सेंसिटिव तो नहीं है, जैसे कहीं गुदगुली तो नहीं चलती, सेंसिटिव तो, ये सब चीजें तंबाकू खाना, ये सब चीजें हमको मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें हमने मालूम कर ली। अब इसके बाद आता है रोगी की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब नेचर, तो हमको उसका नेचर जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के नेचर होते हैं, वायु पित्त कफ। पर यहाँ मैं उस नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो उसकी प्रकृति वो करना है कि उसकी प्रकृति रक्त अधिकता की तो नहीं है। इस प्रकृति का जो आदमी होता है वो हष्ट पुष्ट और क्रियाशील होता है, नाड़ी तेज और भरी हुई होती है ना। ऐसे नेचर के जो लोग होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रोगों का अधिक शिकार होते हैं। फिर दूसरा जो नेचर होता है अशक्त प्रकृति, स्वभाव से ये जो होते हैं ये व्यक्ति बहुत कमजोर होते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करने से थक जाते हैं, नाड़ी सुस्त और कमजोर होती है। इस प्रवृत्ति के लोग आगे रोग का शिकार हो जाते हैं, इनको ऐसी ठंडी हवा चलेगी सर्दी जुकाम हो जाता है, जरा सा कुछ हुआ कि इनको विकार आ जाता है। फिर आती है पेक्टिक प्रकृति, मतलब एसिडिक। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो एसिडिक नेचर वाले होते हैं, जिनकी स्किन पीलापन लिए हुए होती है और इनका पित्ताशय लीवर के रोग के पीड़ित होते हैं। जनरली जिनका लीवर फैटी होता है उन लोगों को ये चीजें हमेशा मिलेगी, तो हमको ये चीजें मालूम होना चाहिए कि एसिडिटी वाला तो नहीं। फिर यदि हम तीनों नेचर के बारे में बात करें, वात पित्त कफ के बारे में, तो यदि वात प्रकृति वाला होगा उसको नींद कम आती है ना। फिर सर्दी बुरी लगे, है ना, स्किन और बाल रुके, है ना, जरा से भी पंखे में रहा, ठंडक में रहा तो शरीर में दर्द होने लग जाता है, कब्जियत रहती है, तो मुंह फीका फीका रहता है, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये वात प्रकृति का है। नहीं तो पित्त प्रकृति का, जिसको पसीना बहुत आए, कई लोग बोलते हैं उनको पसीना बहुत आता है, इनके पसीने से बदबू आए, स्मेल आए, बैड स्मेल, नाखून कान और हाथ की स्किन लाल हो, खाना अधिक खाए, गर्मी दो बुरी लगे, शीघ्र क्रोध में आ जाए, शीघ्र प्रसन्न हो जाए, मुंह कड़वा प्रतीत होता हो, लेट्रिन पाखाना पीला होता हो, पतला होता हो, ये हमको देखना है। तो ये प्रकृति का नेचर है। वायु पित्त देख लिया, कफ का नेचर भी देखते हैं। तो कफ वाला का जो नेचर होता है, मुंह या नाक से बलगम, कफ अधिक है, सर्दी खांसी जुकाम भी जल्दी लग जाए, सर्दी गर्मी, सुख दुख सहन करे, आंखें सफेद हो, मीठा बोले, शरीर स्किन थोड़ी सी चिकनाई लिए हुए, धर्मात्मा और ईमानदार हो, आलसी और सुस्त हो, मुंह मीठा मीठा लगे, कम लगे, सर्दी अधिक लगे। तो ये 3 प्रकार की हमने प्रकृति देख ली, वायु पित्त कफ। पर कुछ ऐसी होती है जो मिश्रित प्रकृति होती है, शुद्ध वात पित्त कफ की प्रकृति किसी किसी की होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, कई प्रकृतियां वात पित्त कफ तीनों को मिलाने वाली होती है। तो यहाँ हमको एक चीज जानना है, शरीर में वायु पित्त कफ तीनों का होना जरूरी है, बैलेंस होना, और इनमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो रोग का कारण बनता है। इसलिए आप रोग की प्रकृति हमको पहचान लेना चाहिए। जिस व्यक्ति में वात पित्त कफ तीनों साधारण अवस्था में हो और कोई रोग ना हो, उचित मात्रा में हर एक वस्तु का प्रयोग करता हो, वो पूर्ण स्वस्थ कहलाता है ना। तो ये आवश्यक नहीं कि हर प्रकार के जो इसका नेचर है वो उसमें सारे गुण मिलेंगे।
है। जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति में कब्ज और नींद की कमी होने के चिन्ह तो है, परंतु आवश्यक नहीं कि उसको जमाइया भी आती। तो कहीं ना कहीं मिस कॉम्बिनेशन में आता है। तो इसके लिए आप जैसा जैसा प्रैक्टिस करेंगे, और खासकर आपको जब नब्ज देखना आ जाएगा वायु पित्त कफ का, है, तो जैसे हमारा जो इसका सेशन होता है रोगी रोग उपचार, उसमें ये सब चीजें बताते हैं। और ये जो पुस्तक है ना, रोगी रोग उपचार, इस पुस्तक में इन सब चीजों का वर्णन दिया है ना। और आप तुरंत साथ में ही, तो हमको ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए। अब स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष बातें अपने को ध्यान में रखना है कि जितने भी रोग हैं उसमें 90% रोग केवल पेट से होते हैं। तो यदि पेट को स्वस्थ कर लेते हैं तो पेट में कब्जियत नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, रोगों की कमी नहीं रहेगी। फिर कुल जो अधारणीय वो है वेग, जैसे डकार आना, है ना, मलमूत्र आना, पसीना आना, इनको रोकना नहीं। फिर जो अगली जो बात है, मांसाहार से बचे, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो 160 प्रकार के रोगों को आमंत्रित करता है। अभी क्या हुआ, बॉम्बे में एक जगह लेक्चर चल रहा था, तो वहां मैंने गलती से बोल दिया नॉनवेज इज प्योर देन वेज। वहां लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि सर आप आज ये क्या बोल गए। और मुझे भी लगा कि वास्तव में मैंने आज गलत बोल दिया है। तो वहां मुझे ये बताना पड़ा कि जो वेज है वो कीटनाशक फर्टिलाइजर वाला है, और जो नॉनवेज है वो, पर आजकल नॉनवेज भी अशुद्ध आ रहा है। जैसे एग एग जो हो रहा है, इंजेक्शन से उसको फर्टाइल कर रहे हैं इंजेक्शन को। फिर जो नॉनवेज है, पहले में मुर्गे ही कटते थे, आजकल मुर्गे मुर्गे सब कट रहे। पहले बकरों का मांस मिलता था, आजकल बकरे बकरे सब हो रहे। तो कहीं ना कहीं मांसाहार भी अशुद्ध हो रहा है। तो हमको ही ध्यान रखना है, मांसाहार से बचना है। फिर खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीने से बचना है। कोशिश करें कि हम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। इससे 100+ प्रकार के रोग हमारे दूर हो जाएंगे। जैसे अभी हवन कप की डॉक्टर महेंद्र जी अक्सर बात करते हैं कि हवन कप जलाओ। तो यहाँ भी हमारी चर्चा में जब जब हम भोजन करते हैं, तो ये भी हवन है एक तरीके का। और इस हवन में हम क्या कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या पूरा खाना खाने में पानी पी लेते हैं। तो हमको पानी पीने से बचना चाहिए। फिर चाय, पुराने समय में जो होती थी चाय, ये केवल बीमारों को पिलाई जाती है। इसको बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, जिसे उसको जिसे भी काढ़े पिलाते हैं, उस समय चाय पिलाई जाती है। तो चाय कई प्रकार के रोगों को जन्म देती है। तो हमें क्या करना है, चाय से बचना है। चाय से बचने का, अगर नहीं बच सकते हैं तो हम एक काम करें कि चाय के पहले और चाय के बाद पानी पी लें। हाँ, दूध के बाद पानी पीना निषेध है, क्योंकि दूध में कैल्शियम रिच होता है। ठीक है, तो हम चाय ठंडी करके ही पीते हैं, गर्म गर्म तो चाय पीते नहीं है। तो चाय के बाद यदि हम पानी पी लें तो हमको ये एसिडिटी वगैरह नुकसान नहीं होता है। अब जो बात करते हैं बर्तन की, तो जो हमारे बर्तन है या कुकर है, खाना पकाने के भोजन है, इसमें एल्यूमिनियम से बचे, है ना। क्योंकि एल्यूमिनियम का जो पकाया हुआ खाना है, ये 50 प्रकार के अलग अलग रोग पैदा करता है। पुराने समय में जब सजा मिलती थी, है ना, सजा है मौत, फांसी की सजा, तो उन लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं, है ना। फिर प्लास्टिक बंद पैक्ड फूड से बचना है, ये चीजें नुकसान करती है। फिर आता है शराब, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये हार्ट डिसीज को आमंत्रित करते हैं, उनको इनसे बचना है। एक खाना से हार्ट डिसीज है ना, स्टोन हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, तो हमको एक से भी बचना है, ठंडा खाने से। फिर ठंडा पानी, ठंडा मतलब मटके का पानी पी सकते हैं, नेचुरल ठंडा। पर फ्रिज का यदि हमने पानी पिया, नेचर के खिलाफ वाला आइसक्रीम, ये चीजें नुकसान करती है, इससे बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। और खासकर खाने के साथ जो हम आजकल एक फैशन चल रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, ठंडा पानी पीने का, इनको बचना है। फिर मैगी, 2 मिनट, गुटखा, शराब,
मांस, मांस कौन सा? जिसको बीफ कहते हैं, सुअर का मांस, बीफ। पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, इन चीजों को बचना है। और यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बिस्किट और वनस्पति घी। क्योंकि बिस्किट में जो मैदा है, मैदा इतना नुकसान नहीं करता है जितना उसके अंदर जो घी डाला हुआ है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो दांतों में चिपके वो आंतों में चिपकता है, तो उनको थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान करने से भी पाचन शक्ति कमजोर होती है, तो हमको खाने के बाद स्नान नहीं करना है ना। बाल रंगने वाले जो होती है डाइयाँ, इसकी जो फ्यूम होती है, इससे आंखों को नुकसान होता है। तो हमें कोशिश करना है, हम आंखें बंद करके किसी से बालों को डाई करा ले। इसे तो नेचुरल तरीके से होना चाहिए कि जो है उसको स्वीकार करें। यदि स्वीकार नहीं है तो हम किसी से डाई लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, वो चीजें। पर हेयर कलर आंखों को नुकसान करते हैं। फिर एक स्किन डिसीज आजकल बहुत तेजी से फैल रही है, व्हाइट स्पॉट, है ना, स्किन। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है विपरीत भोजन। और विपरीत भोजन में सबसे आम बीमारी है जिसे स्किन डिसीज हो रही है, व्हाइट स्पॉट हो रहे हैं, वो दूध या दूध से बने हुए आहार के साथ नमकीन खाना। अब यहाँ सबसे पहले तो हमको तकलीफ होगी कि हम पनीर की सब्जी खाते हैं, है ना, मलाई पनीर, ये पनीर, वो पनीर। तो ये कहीं ना कहीं स्किन डिसीज को बढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ दूध चाय आ रही है, दूध चाय के साथ नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन मठरियाँ खा रहे हैं। हमको नमक वाली चीज, दूध और दूध से बनी चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। ये मुझे कब मालूम पड़ा, जब इंदौर में परम पूज्य मोहन भागवत जी पधारे थे, तो उनके जो आहार की जो लिस्ट बनी थी, तो हमने इंदौर का सब स्पेशल भोजन वहां के अतिथियों को दिया था। वहां स्पेशल उनको इंस्ट्रक्शन आई थी कि पनीर या पनीर से बनी चीजें उसमें नहीं रखोगे। हमने उसका कारण पूछा, उन्होंने बताया ये विपरीत भोजन है ना। तो कोई चीजें ध्यान रखना चाहिए। शैम्पू, कंडीशनिंग और विभिन्न प्रकार के तेल हमेशा, शैम्पू बदल देते हैं, कंडीशनिंग बदल देते हैं। सबसे नेचुरल यदि हम लेंगे तो उससे फायदा होगा, अन्यथा क्या होगा, बाल झड़ने लगेंगे, दो मुंह बाल हो जाएंगे। फिर स्नान की बात आती है, तो स्नान अभी जैसे कोरोना का चल रहा है, अभी दिल्ली में पटाखे खूब छूटे, इंदौर में सभी दूर पटाखे खूब छूटे। पर ग्वालियर में, दिल्ली में बारिश हो गई, तो लोगों ने खुशियां मनाई कि जो भी प्रदूषण हुआ था पटाखों के कारण, वो जमीन में समा गया। तो जब एक बारिश होने से प्रदूषण खत्म हो सकता है, तो हम जो स्नान करते हैं, कहीं भी हम बाहर गए, वातावरण में आके स्नान किया, तो हमारा भी जो भी बैक्टीरिया या विकार है वो सब चीजें दूर होगी। तो हमको स्नान पे ध्यान देना है। और स्नान में नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कुनकुना पानी ले सकते हैं अगर मौसम में ठंडक है तो, या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। पर ज्यादा गर्म पानी से स्नान करने से हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है और शरीर कमजोर हो जाता है। और गर्म पानी कभी भी सिर पे नहीं डालना है ना। यदि हम बोलते हैं कि घुटने दर्द हो रही है, हो रहे, तो सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी सिर पे डालते हैं तो आंखें कमजोर हो जाती है। ठीक है। खड़े होकर पानी पीने अवॉइड करें, क्योंकि इससे घुटनों की दर्द की संभावना बढ़ जाती है। फिर जब भी भोजन करें या नाश्ता करें, उसके बाद मूत्र त्याग करने जरूर जाए। अगर खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद मूत्र त्याग के लिए जाते हैं, तो जोड़ों का दर्द नहीं होता है, यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर खाना पकाने के बाद नमक या शक्कर ऊपर से डालने से ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ती है। तो यदि हमने भोजन पक गया है, उसमें नमक कम है, तो भी हम उसमें, है ना, पके हुए में नमक यदि डालेंगे तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। और हम कोशिश करें समुद्री नमक से बचे, काला नमक से, सेंधा नमक, ये हम खा सकते हैं, है ना, ये चीजें अच्छी होती है। फिर छींकना है तो साइलेंट छींक भी नहीं करना, और जोर लगा के भी नहीं छींकना है। नेचुरल तरीके से मुझे छींकना है, अन्यथा कानों में नुकसान हो सकता है। ठीक है। मुंह से श्वास लेने से बचे। श्वास लेने के लिए नाक दिए, स्किन दिए, उनका फायदा उठाए, है ना, ये चीजें हैं। तुलसी का प्रयोग बढ़ाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो तुलसी का सेवन। और तुलसी के लिए एक नियम है कि तुलसी के पत्तों को चबाते नहीं, क्योंकि उससे पारा होता है। तो तुलसी को खरड़ में उसमें
पीस लो और पीस के पानी से गटक जाओ, ये अपन कर सकते हैं। इससे मलेरिया कभी नहीं होगा, है ना। मूली भी खूब आ रही है, वो खा सकते हैं, है ना। फिर लौकी वगैरह का प्रयोग बढ़ाएं। फिर भोजन के बाद जीरा चबा के खाएं। अगर हमको एसिडिटी वगैरह है तो जीरा चबा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, तो अपच नहीं होगा। फिर कोशिश करें अपक्व भोजन की, जो आग पर पकाया गया नहीं हो। ये शाम को 4 बजे के पहले, ये बहुत सही समय होता है अपक्वार खाने का। और पकवान खाने का टाइम है शाम को, सूर्यास्त के बाद। हमें अपक्वार से बचना चाहिए। जितने भी हम फल फ्रूट्स खाते हैं, ये 12, 1, 2, 3 बजे के पहले यदि हम खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, उनका फायदा होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बनाना के केला यदि सुबह खाया जाए तो उसका लाभ हीरे मोती जैसा होता है। दोपहर में खाए तो सोना, दोपहर के बाद खाए तो चांदी, शाम को खाए तो लोहा, और रात को खाए तो ये हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। सुबह से शाम तक अब अखबार के गुण कम होते जाते हैं। उनको सदैव ताजा पानी पीना है। ताजा से मतलब शुद्ध पानी पीना है। दोस्ती करो जान के, पानी पियो छान के। बोतल बंद, फ्रिज का या ज्यादा पुराना पानी पीने से रोग आ जाते हैं। और खाना खाने के 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले यदि नींबू पानी पी लिया जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। भोजन में यदि चोकर मिला लिया जाए आटे के अंदर तो हमेशा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, अंदर सफाई का काम बहुत तेजी से करता है। फिर फल खाया आपने, मीठा खाया, तेल या घी के पदार्थ खाए, जो आज अभी दिवाली में बहुत खाने में आ रहे हैं, तो इसके तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसीलिए आपने देखा हो पुराने समय में बोलते थे भोजन के बाद कुछ मीठा हो जाए, ताकि पानी पीने में नहीं आए, है ना। ये करना है। फिर भोजन पकने के अंदर 1 घंटे के अंदर उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद उसकी पौष्टिकता कम होती जाती है, और 12 घंटे बाद ये पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचता है। और हम क्या करते हैं, जब भी होता है खाने को तुरंत गर्म करते हैं, दोबारा गर्म, तिबारा गर्म, तो उसके मिनरल्स को हम, विटामिन को, उनकी ताकत को हम खत्म कर रहे हैं। ये करना है। मिट्टी के बर्तन का जो भोजन होता है वो सब बर्तनों में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी पोषकता 100% मिलती है। कांसे के बर्तन में यदि भोजन पकाया जाए तो 97% पोषकता मिलती है। पीतल के बर्तन में, पीतल का कलाई किया हुआ बर्तन, उसमें यदि हम करते हैं तो 93%। और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में यदि हम बर्तन पकाते हैं तो उसका पौष्टिकता 7 से 13%, 7 to 13% ही बचती है। यानी हमने भोजन का सवा सत्यानाश कर, ये ध्यान रखना है। फिर हम जो आटा पिसाते हैं, इसीलिए पुराने समय में ताजा पीसे घर में गट्टियां होती थी। गेहूं का आटा 15 दिन पुराना, और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, इकट्ठा पिसा लेते हैं, अवॉइड करना चाहिए, है ना। और 14 साल से कम के बच्चों को बिस्किट, समोसा, ब्रेड, है ना, बेकरी फूड ये नहीं खिलाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं खाने में। जैसा मैंने बताया, सेंधा नमक जैसे सफेद नमक जहर है, इससे बचना चाहिए। जल जाने पे आलू का रस, हल्दी, शहद, है ना, एलोवेरा लगाने से जलन ठीक हो जाती है, फफूंदी नहीं बनती है, हमको ध्यान रखना है। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सनफ्लावर, है ना, नारियल का तेल, शुद्ध घी, ये फायदा करता है। रिफाइंड तेल और जो वनस्पति घी है, डालडा घी जिसको बोलते हैं, हाँ, ये वनस्पति घी पहले ऑयल को जमा के बनाया जाता था, पर आजकल हो क्या रहा है, चर्बियां, और मुझे दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, आजकल शुद्ध घी भी नकली आ रहा है। शुद्ध घी बाजार में 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो यदि गाय का घी। पर मुझे जब आश्चर्य हुआ, शुद्ध घी व्यापारियों को 150 रुपए किलो में आ रहा है, और शुद्ध घी के डब्बे में भर के उसको प्रोसेस करके शुद्ध घी जैसा दिखा के उसको 500 रुपए किलो में बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। वो क्या है, प्योर चर्बी, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। तो हमें शुद्ध घी अपने परिचित कहीं से खरीदना है, जो भी हमारे आसपास, डब्बा बंद चीजों से बचना है।
हम करते हैं कि फलानी कंपनी का, कंपनियां शुद्ध होती है पर कंपनी का रेपर यूज करके बाजार में बहुत नकली चीजें मिल रही है, जहर बढ़ रहा है। पैरों के अंगूठों के नाखूनों में या पैरों की उंगलियों के नाखून में यदि हम सरसों का तेल लगाते हैं तो हमारी आंखों में खुजली और डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत होता है। खाने का चूना, जो चूना आता है, यदि हम मूंग की दाल के बराबर चूना यदि दोनों समय खाने में डाल के खाते हैं, गला हुआ चूना, भुना हुआ चूना जो बाजार में डब्बी में मिलता है, उससे 70 से 80 प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। हमको चीजें ध्यान रखना है। हमें मीठा खाने की इच्छा हो तो मिश्री, गुड़, शहद, है ना, पिंड खजूर, इनका प्रयोग करना चाहिए। सफेद चीनी से बचना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। फिर टूथपेस्ट और ब्रश सॉफ्ट हो, अच्छे हो। इसके साथ साथ कभी कभी वीक में एक दो बार दातुन या मंजन का भी उपयोग करना चाहिए। यहाँ यदि मैं आपको कहूँ, जो माजू फल आता है, माजू फल से या नमक और सरसों के तेल से, इनसे हम प्रयोग कर सकते हैं। आंखों के रोग यदि हो तो उन्हें दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दातुन के प्रयोग की भी विधि है। क्या करते हैं हम, नीम का, बबूल का डगाल तोड़ी, उसको पहले चबा के उसे साफ करते, फिर मंजन करते। तो ये मसूड़ों पे जोर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, निरोग रखने के लिए ध्यान रखना है कि देर रात तक नहीं जगे, है ना। रात्रि को जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है। और सुबह जो सूर्योदय की लालिमा है, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यदि हमने ये कर लिया तो असंख्य इम्यूनिटी, है ना, हमारे अंदर बढ़ जाती है और रोग हमारे पास नहीं आते। ये हमको चीजें ध्यान में रखना है। ये चीजें हमने यदि कर ली तो रोग हमारे पास भाग जाएगा। ठीक है, चीजें हमने ध्यान रखी। अब रोगी हमारे पास आया, साधक हमारे पास आया, तो हमें उसका परीक्षण करने में ध्यान रखना है। उसकी नाभि चेक करना है, उसके नाखून चेक करना है, उसके होंठ देखना है, उसकी आंखें देखना है, उसका चलने का ढंग देखना है। ये सब चीजें यदि हम देखते हैं तो आप विश्वास मानिए, हम कई चीजें उसकी पता कर लेंगे। तो आज हम जो विषय पे बात करेंगे, आज शुरुआती विषय ले रहे हैं नाभि चक्र। नाभि चक्र है क्या, नाभि चक्र क्यों देखना? तो नाभि चक्र के लिए हमेशा एक ही ध्यान रखना है, अगर नाभि चक्र ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। इसके लिए बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा है, नाभि चक्र ठीक तो जीवन ठीक। क्योंकि जब भी अपनी नाभि अव्यवस्थित होगी तो हम कितना भी अच्छा भोजन कर लें, कितनी भी अच्छी औषधि ले लें, कितना भी मर्जी व्यायाम कर लें, हम पूरी तरह स्वस्थ रह ही नहीं सकते। इसका उदाहरण बताऊं, आज सुबह मैं मेरे बहुत परम मित्र, मेरे मार्गदर्शक, उनके दर्शन के लिए गया, आशीर्वाद लेने गया, तो उनको मालूम पड़ा कि बैक पेन होते हैं। तो मैंने उनको बैक पेन के ट्रीटमेंट दिए और उनको मैंने पैरों को चलाना सिखा रहा था, तो मैंने देखा उनका पैर छोटा बड़ा है। मैंने उनको, आपकी नाभि टली हुई है? बोले हाँ यार जोशी जी, जब भी मेरे को बैक पेन होता है मेरा एक पैर छोटा एक बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा, जो जो मैंने आपको ये पुस्तक दी है, इस पुस्तक पे उनको मैंने वो बोला कि अपनी टिप्पणी लिखना, क्योंकि बहुत बड़े साहित्यकार है। तो उनकी मैंने कहा नाश्ता तैयार है तो नाभि बिठा देता हूँ, है ना। अब नाभि अब बिठाई उनकी, अब कितना आराम पड़ा उनसे कल मिलने के बाद मालूम पड़ेगा, पर निश्चित फायदा हुआ होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, नाभि चक्र प्रत्यक्ष रूप से तो औषधि नहीं है, परंतु ये उस रोग की जड़ ठीक करती है, जड़ में काम करती है जहां से रोग की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से नाभि कहीं ना कहीं सभी रोग को प्रभावशाली कर। मैंने तो ये देखा है, प्रैक्टिकल अनुभव। अगर कोई भी साधक या चिकित्सक या होलिस्टिक हीलर केवल नाभि परीक्षण सीख ले तो 99%, मैं तो अभी तक
80% बोलता आ रहा था, और मेरे अनुभव बताते 99% लोग नाभि प्रभावित करती है। हमको ये ध्यान रखना है नाभि का। और नाभि खिसकना एक आम बीमारी है जो महिलाओं में अधिक देखी जाती है। यदि हम पुरुषों की नाभि देखें तो लेफ्ट साइड बाईं तरफ, और महिलाओं की नाभि राइट साइड चलती है सामान्यतः। मैक्सिमम देखा है जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है वो स्वस्थ बच्चे को जन्म। नाभि अपने स्थान पे खसक जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां देती है। नाभि यदि दाएं बाएं टले, मैं तो दाएं बाएं टलने की, जब मैं चिकित्सा में नहीं आया था तो मेरी नाभि बहुत टलती थी, तो मैं अक्सर यही देखता था नाभि ऊपर टलती है नीचे टलती है, मुझे यही मालूम था। अगर नीचे टल रही है तो 10 लगती है, ऊपर टलती है तो उल्टी होती है। पर जब इस पर रिसर्च किया, इस पर पूरा शोध किया, तो मालूम पड़ा कि नाभि 8 प्रकार से टलती है। तो यदि नाभि लेफ्ट राइट में टली है तो आप कितनी भी औषधि ले लो, आप ठीक हो ही नहीं सकते। इसका इलाज नाभि को अपने स्थान पर लाकर ही हो सकता है। हमें क्या करना है, नाभि का परीक्षण मालूम होना चाहिए। इसके लिए कई इसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किए हैं। अभी जो पुस्तक दिल्ली वाले जो पूरी टीम है, डॉक्टर अमेंग जी की और पूरी टीम लोगों ने, इन लोगों ने खूब मेहनत की है ना। आबाटी जी कहें, अनिता जी कहें, साधना जी कहें, है ना, दीपिका जी, सबकी मेहनत से एक बुक लॉन्च की है। तो इसमें सब चीजें दी है। क्यों देना पड़ा? क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर हमारे पास है कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस अंदर निरंतर चल रही है, जिससे प्रेजेंट और फ्यूचर में रोग होने की संभावना नहीं है। शरीर मजबूत बन रहा है, पर यही जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, इसमें ही रुकावट आ रही है। और ये रुकावट, अगर हम नाभि की बात करें, नाभि पे हाथ रखें तो 1 सेंटीमीटर दूर विटामिन बिंदु होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, ये विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी। तो बहुत अच्छी खबर है, उन बिंदुओं पे उपचार देने से उन विटामिन की कमी दूर हो जाती है। विटामिन बाहर से लेने की जरूरत नहीं, अंदर ही उसकी फैक्ट्रियां मौजूद है। शरीर की विटामिन की कमी होने से उस विटामिन बी बिंदु को पॉइंट पे दबाने पे दर्द होगा। तो यदि हम नाभि के आसपास 1 सेंटीमीटर कहीं भी वो देते हैं और प्रेशर देते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि विटामिन कहाँ मौजूद है, कहाँ काम कर रहा है, तो हमको ये पता लगता है। तो अगर हमने नाभि पे हाथ हाथ रखा, नाभि में स्पंदन नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे स्पंदन आ रहा है, तो हमें ये पता लगता है कि नाभि ऊपर टली है, नीचे टली है, दाएं टली है, बैठे। ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, नाभि की सफाई पे ध्यान देना है। नाभि मतलब नाभि में कई प्रकार के सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, है ना। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये हमारे बाहरी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे आतंकवादियों को यदि संभालना है तो आर्मी ही संभाल सकती है। तो यहाँ आर्मी हमारी ये नाभि की बैक्टीरिया है। किसी भी दो व्यक्ति की नाभि नहीं हो सकती, क्योंकि बैक्टीरिया, सभी लोगों की नाभि एक जैसी हो नहीं सकती, क्योंकि सब में अलग अलग बैक्टीरिया है। नाभि में मौजूद बैक्टीरिया स्वास्थ्य का इंडिकेट करते हैं, किंतु अगर इसमें फंगल आ जाए, नाभि में इन्फेक्शन हो जाए, ये क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नाभि की सफाई। तो हमें कोशिश करना है हम एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट का उपयोग नाभि पे नहीं करें। और नाभि की नमी बनाने के लिए, बनाने के लिए इसके अंदर असरदार तेलों का प्रयोग करें, नियमित रूप से सफाई करें। फिर कुसुम, जोजोबा, ग्रेप सीड, है ना, इस प्रकार के हल्के तेल को रुई में लगा के नाभि में लगाएं, धीरे धीरे मेल को साफ करें। जब बालक छोटा होता है, हमको एक शिकायत आती है कि बालक का पेट बहुत दुख रहा है, तो हमारी जो मातृशक्ति है नाभि पे हींग 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 का
दूध में हींग का पानी, पानी में हींग मिला के और उसको नाभि पे लगा के ठीक करते थे, तुरंत गायब हो जाता था। बस यही काम है तेल और घी का। पर यह ध्यान रखना है, नाभि पे जब भी आप तेल और घी लगा रहे हैं तो ड्रॉपर का यूज करें, ताकि उसमें डालने में, नाभि में तेल लगाना नहीं, तेल डालना है, ये हमको करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं तो हम नाभि के कई प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पर ये क्यों करना है? अब हमको एक ही प्रश्न आता है कि नाभि का इंट्रोडक्शन क्या है, नाभि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, नाभि शरीर का सूर्य केंद्र है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नाभि शरीर का सूर्य केंद्र है। क्या मतलब? इस सृष्टि को यदि हम देखेंगे, पूरी सृष्टि को, तो ओरिजिन जो है वो सूर्य है। सूर्य किस दिशा से उगता है ये नहीं पूछूंगा मैं, कि सूर्य किस दिशा से उगता ही नहीं है। सूर्य अपनी जगह घूम रहा है, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा के आसपास दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। तो सूर्य क्या है? ओरिजिन। ऐसे ही नाभि शरीर का सूर्य केंद्र है ना। यदि हम इसको देखें, एक छोटा सा चित्र के माध्यम से यदि अपन इसको देखेंगे, है ना। हाँ, तो आप तक यदि स्क्रीन आ रही तो अपन देखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना, ये शरीर का सूर्य केंद्र। इससे यदि हमने हाथ को ये किया, हाथ को ऊपर किया, सारा ये कब्जे वाला काम, जैसे दरवाजा कब्जे में घूमता है ना, तो पूरा शरीर नाभि चक्र के आसपास घूम रहा है। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो हमको ये ध्यान रखना है नाभि चक्र के ऊपर कि नाभि सूर्य केंद्र है और सूर्य सबको नियंत्रित करता है। सूर्य ऊर्जा का केंद्र है और समान रूप से सबको ऊर्जा प्रदान करता है और पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है। यह हमें समान रूप से पोषण नहीं, जिसको जितनी जरूरत है उतना पोषण प्रदान करता है। उसी प्रकार नाभि चक्र भी इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है और सभी अवयवों को, ऑर्गन्स को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऊर्जा प्रभावित करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है, जब हम माता के गर्भ से पैदा हुए तो हमने देखा, हमने माता, जब हम पैदा हुए तो हमने ये देखा कि हमने नाल से जुड़े हुए थे। तो ये जो नाभि है हमारे जन्म से पहले से और मृत्यु के आधा एक घंटे बाद तक ये जीवित रहती है। तो ये 72,000 नस नाड़ियों का संगम है, जंक्शन ऑफ, है ना, वेन्स और एक्यूप्रेशर में, इसीलिए इसको सूर्य केंद्र कहा जाता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम बात करें तो इसको जंक्शन ऑफ वेन्स, सेंट्रल पॉइंट, जंक्शन ऑफ वेन्स, सेंट्रल पॉइंट, ब्रेन ऑफ स्टमक, पेट का दिमाग, कनेक्शन ऑफ गॉड, मेन पॉइंट ऑफ आवर बॉडी के नाम से जाने। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। हम होलिस्टिक हीलर हैं, यदि हम हीलर है तो हमें ये पता होना चाहिए जंक्शन ऑफ बॉडी, मेन पॉइंट ऑफ बॉडी के बारे में जानना होना चाहिए। फिर जन्मजात जो रोग होते हैं वो इसी सोलर फ्लक्सेस के कारण ही प्राप्त होते हैं और इसी के द्वारा जन्मजात रोगों पे नियंत्रित पाना है। बोलते हैं ना, बाय बर्थ वो ऐसा है, बाय बर्थ ऐसा है, तो उसके निदान के लिए हमें इस पे काम करेंगे। तो नाभि फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों बीमारियों का कारण है। तो नाभि का ज्ञान बहुत जरूरी है।
अभी नाभि पे बहुत काम करने की जरूरत है। नाभि पर लगातार रिसर्च हो रही है। अगर नाभि की बनावट नीचे की तरफ है, नाभि नीचे नहीं सरकी हुई है, नाभि की बनावट नीचे की तरफ है, तो ऐसे लोग अपने को तैराक मिलेंगे, स्विमर मिलेंगे। नाभि यदि की बनावट ऊपर की तरफ है तो ये अच्छे रनर होते हैं। नाभि यदि राइट साइड में है, थोड़ी सी नाभि मत, तो ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। और नाभि यदि लेफ्ट साइड है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। नाभि यदि डीप है, डीप मतलब गहरी नाभि है, डीप नाभि है, तो ये सुख की, संपन्नता की, और नाभि यदि उभरी हुई है, ऊंची है, तो माता के दुख का कारण बनती है। लंबी और वक्री नारी नाभि आत्मविश्वास, मनमोजी को बताती है। तो ऐसे नाभि, छोटी नाभि जिनकी होती है, ऐसे लोग धोखेबाज देखे गए हैं। पर सिर्फ नाभि को देख के पूरा प्रिडिक्शन नहीं होता है, साथ में दूसरे लक्षण भी देखे जाते हैं। पर नाभि भी एक चीज बताती है। जैसा मैंने बताया, नाभि शरीर का शक्ति केंद्र है, और भगवान विष्णु का जन्म भी नाभि से ही हुआ है। अब क्या होते हैं, आध्यात्म को जोड़ना है तो कमल जो आप देखोगे ना, ब्रह्मा जी का जो, विष्णु जी का जो जन्म है, नाभि से बताया है। यहाँ तक कि जो बाइबिल का है, कुरान शरीफ का है, सब में नाभि चक्र का नाम आया है ना। तो नाभि एक ऐसा गहरा निशान है जो जन्म से बनता है, और ये स्तनधारी जीवों में ही होता है। जितने भी स्तनधारी जो जीव है, इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, सब में। पर हाँ, मनुष्य में ये स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो ये हमको चीजें समझना चाहिए, और ये निशान बनता है जन्म से, है ना। जन्म से पहले बनता है, इसलिए ब्रेन बाद में बनता है, पहले नाभि बनती है, इसलिए इसको ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। और मृत्यु के 6 मिनट बाद तक, अगर हमारी डेथ हो जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे, ब्रेन काम करना बंद कर दे, उसके 6 मिनट बाद तक नाभि में प्राण बचते हैं, नाभि में गर्मी मिलती है ना। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि नाभि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीजों को प्रभावित करती है। तो यदि प्रत्यक्ष रूप से देखें, हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, गालब्लैडर, नर्वस सिस्टम, सबको प्रभावित करने में नाभि का काम है। तो ये कोई भी हमारे पास रोगी आता है, हमारा परिवारजन आता है, तो हमको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ बहुत आश्चर्य होता है, जब जागरूकता की कमी के कारण कई व्यक्ति अव्यवस्थित नाभि लेके जी रहे हैं। जैसे जिन्हें मैंने जिन सज्जन की बात की, जिन साहित्यकार की बात की, वो पता नहीं 15-20 दिन से कमर के दर्द से परेशान है, पर जब उनको नाभि सेट किया है ना, तो वर्षों से अव्यवस्थित नाभि अर्थ है कि हम बीमारी को पाल रहे हैं। हमको क्या करना है, इस नाभि चक्र के महत्व को समझना है ना। यदि हम चक्रों की बात करें, तो हमारे नीचे के 2 चक्र और ऊपर के 4 चक्र को बैलेंस करने वाली नाभि सेंटर में स्थापित है। तो हमको नाभि चक्र पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो तो समझ लिया, नाभि चक्र ठीक, सब कुछ ठीक, तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। अब नाभि टलती कैसे है? नाभि 8 प्रकार से टलती है, दाएं बाएं, है ना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, क्रॉस में नीचे, क्रॉस में नीचे, क्रॉस में नीचे, ऐसे 8 प्रकार से टलती है। तो इसके लिए हमारा जो एक सेशन हो चुका है नाभि का, उसको आप वीडियो देख सकते हैं, या कभी वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में देख सकते हैं। यदि ये बुक आपको वहाँ आपके आसपास अवेलेबल हो जाए, है ना, तो ये बुक भी, इसमें भी वो सारी चीजों के बारे में वर्णन दिया है। इंटरनेट भरे पड़े हैं, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मयंक जी के मेरे नंबर पे भी बात करके अपन बात कर सकते हैं। तो हमको नाभि को समझना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि नाभि टलती क्यों है ना, नाभि का टलना। तो नाभि जो है,
नाभि टलना या धरण जाना। और आयुर्वेद में कहें, प्राकृतिक उपचार में कहें, तो इसको बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। अगर लंबे समय तक नाभि टली हुई हो तो सिर्फ उसको पेट संबंधी रोग ही नहीं होते, उसकी आंखें, बाल और दांत संबंधी बीमारियां भी हो जाती है। उसके दांतों का जो चमकीलापन है पीलेपन में बदल जाता है ना। कहीं आप देखोगे कि दांत निकाल दिए तो कहीं ना कहीं नाभि का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके दांतों में, आंखों में दर्द, आंखें कमजोर होना, ये सब चीजें। अब नाभि खिसकने की जांच कैसे करेंगे? नाभि जांच, है ना। हाँ, हम तो जब कहीं जाते हैं तो जैसे आज जो उनको देखा, उनके पैर में करके उनको जो पैर चलाना सिखा रहा था, उनका एक पैर छोटा एक बड़ा देखा तो समझ में आ गया। कई लोगों के कंधे ऊंचे नीचे होते, कईयों के आंखें छोटी बड़ी होती, तो हमको जानकारी होना चाहिए। तो नाभि टलने को आप कैसे जानोगे? तो थोड़ा सा अनुभव, आपका प्रैक्टिकल अनुभव आप साथ में लगाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। पर यह ध्यान रखना है, अधिक पुरुषों की नाभि पुरुषों की नाभि लेफ्ट साइड टलती है और महिलाओं की राइट साइड टलती है। ये ध्यान में रख के हमको चेक करना चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे? तो नाभि चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो हम सुबह उठ के जो हथेलियों के दर्शन करते हैं, हम हथेलियों के दर्शन करते हैं तो हमने दोनों उंगलियों को मिलाया और दोनों की जो हमने वो देखी रेखा, तो ये श्लोक में भी मिलता है। इसमें मणिबंध की रेखाओं को मिलाइए और ऊपर की छोटी उंगली को सीधी कर ले तो हम देखेंगे, अगर छोटी उंगली छोटी बड़ी है तो नाभि टली हुई है। पर इसमें एक ध्यान रखना है, दोनों पैर पास में रख के सीधा खड़ा रखना है और दोनों हथेलियां खुली रख के उसी तरह समांतर रखें कि दोनों उंगलियां पास में रहे। और स्मॉल फिंगर की लंबाई चेक करें। यदि छोटी उंगली की लंबाई में फर्क नजर आता है, यानी कि कनिष्ठा, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, उंगली छोटी नजर आती है, तो नाभि खसकी। सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका है नाभि को चेक करने का, ये सिर्फ पुरुषों में है, महिलाओं में ये चेक करने का तरीका नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। नाभि चेक करने के लिए क्या करना है, एक धागा ले लो और चेस्ट का जो केंद्र रखे, यहां से नाभि की दूरी और यहां से इस नाभि की दूरी, अगर दोनों बराबर है तो नाभि ठीक है, और दोनों ये अलग अलग है तो नाभि टली हुई है। पर फिर बता रहा हूं, ये तरीका केवल केवल पुरुषों के तक ही सीमित है, का ध्यान रखें। तीसरा नाभि चेक करने का तरीका, जब भी साधक आता है उसको खाली पेटे चटाई पे लेटा दो, शवासन में दोनों पैर लंबे, हाथ सीधे रख लो, तकिया हटा दो, हथेलियां जमीन पे रख दो और नाभि के ऊपर अंगूठे को रखो, ऐसे रखो, स्पंदन चेक करो। यदि स्पंदन नाभि पे ही आ रहा है तो नाभि ठीक है, यदि स्पंदन नाभि के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं आ रहा है तो नाभि खसकी हुई है। अब स्पंदन कैसा आएगा? स्पंदन आएगा जैसे कलाई में जो घड़ी होती है ना, वो टक 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 करती है, वैसा स्पंदन आता है। और अच्छा तरीका, इसके तो मैं सरल सरल तरीके आपको बताते जा रहा हूँ। पैर लंबे कर लिए, दोनों पैर का अंगूठा, है ना, इसको यदि अपन देखते हैं, है ना, तो मैं आप तक कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुंच सकूं, है ना। स्क्रीन से समय में आप तक आ रहा हूं। मैं आपके जैसा विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, है ना। ये जो अपन देख पा रहे हैं, अंगूठे वाला, है ना, पीठ के बाद सीधे लेट जाओ, दोनों पैरों को पास पास लाओ, पैरों के अंगूठे जो ऊपर नीचे दिखाई दें, ये जो पैरों के अंगूठे आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब नाभि टली हुई है। ठीक है। ऐसे ही और जो तरीका है, आंखों को देखें। अब आंखों को साइड से नहीं देखना, आमने सामने देख के आंखों के आकार में परिवर्तन हो या नाभि ऊपर नीचे हो, नहीं सॉरी, हाँ, आंखें छोटी बड़ी हो या कंधे ऊंचे नीचे हो तो भी नाभि का संकेत हो सकता है। ठीक है। अब नाभि खिसकने का कारण क्या है? नाभि खिसकने के
कई कारण है, पर ये ध्यान रखना है, नाभि टलना जानना ये आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्यूप्रेशर में जैसे हम लोग इलाहाबाद, जब इलाहाबाद केंद्र पे जाते हैं, सबसे पहले नाभि परीक्षण ही सिखाया जाता है। तो नाभि टलने के कारण पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, है ना, कई प्रकार के रोग हो रहे हैं, और नाभि का उपचार यदि समय पर नहीं किया जाए तो बीमारियां पैदा हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, इसको समझने के लिए, है ना, ये जानना है कि नाभि क्यों टलती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है असावधानी से दाएं बाएं झुकना। जैसे आज मैं जिन सज्जन से मिला था, उनका बेड था और बेड के पास में रेक थे, छोटे रेक, तो हमेशा वो रेक से निकालना कुछ भी सामान चाहिए तो अभी निकाल देता हूँ रेक से। तो उनको मैंने एक ही चीज कही, आपका ये रेक 15 दिन इधर रखो, 15 दिन इधर से उठाओ, तो आपका बॉडी बैलेंस हो जाएगा। तो असावधानी पूर्वक दाएं बाएं झुकना ये सबसे बड़ा एक मुख्य कारण हो सकता है। फिर संतुलित हुए बिना अचानक एक हाथ से वजन उठाना। इसे भी अपने वो देखा मैच आईपीएल में, एक ने शॉट मारा और एक बंदे ने कैच पकड़ लिया, और वो तेज शॉट था, तो ये जो अचानक में किया, नाभि टलने की पूरी पूरी चांस है। तो अचानक में यदि असंतुलित हुआ, जैसे हमने बैग उठाया तो संभल के उठाया, अचानक में उठा लिया, तो है ना, ये चीज है। फिर शक्ति से अधिक वजन उठाना। यह मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, जितने भी वेट लिफ्टर है वो वेट उठाते हैं तो वेट उठाने के पहले अपने यहाँ का बेल्ट कसते हैं और फिर वेट हाथ में लेते हैं। क्यों? वो इसका ध्यान रखते हैं, इस पर जोर नहीं आए। फिर बचपन में किसी का कारण से नाभि टल गई हो, निरंतर भयपूर्ण स्थिति, जैसे भी कोरोना काल आया तो, है ना, समाचार ने डरा डरा के, अखबार में डरा डरा के, इसमें भी नाभि टलने की संभावना होती है। बहुत अधिक उपवास करना, अधिक भोजन करना, भूखा रहना। तो सामंजस्य से खाओ यार, जितनी जरूरत है उतना खाओ, है ना। कम खाने से कोई नहीं मरा है, जितने भी मरे अधिक खाने से या भूखे रहने से मरे। ठीक है, खाली पेट पानी पीना, तेजी से पानी पीना, ये नाभि टलने के कारण है। मल मूत्र वेग को रोकना, क्योंकि आजकल क्या है, सब ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, यूरिन पास करने के लिए जाने की बजाय उसको रोक लेते हैं, उसको ज्यादा नहीं रोकना। फिर स्कूटर मोटरसाइकिल से चलाते समय जब स्पीड ब्रेकर आता है तो उसमें जो झटका लगता है वो भी एक कारण हो सकता है। गर्भावस्था में जब प्रेगनेंसी है तो पेट के ऊपर कोई आंतरिक या बाह्य दबाव आ जाए, कई लोगों का होता है ना कि प्रेग्नेंट महिला गलत तरीके से लेट रही है या उसके पेट पे दबाव, उससे भी नाभि टलने का एक कारण होता है। फिर चलते हुए अचानक ऊंची नीची जगह पर पड़ जाना। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनको मैं अक्सर बोलता हूँ कि समतल जगह जाओ, है ना। जो लोग पहाड़ हिल स्टेशन पे जाते हैं उनके नाभि टलने के चांस होते हैं, क्योंकि पैर ऊंचा नीचा पड़ा है, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, उनको नाश्ता करके फिर चढ़ाई के लिए भेजते हैं। देर रात तक जगना, उठने बैठने का गलत तरीका, पास्चर, है ना, खेलते समय गलत तरीके से उछलना, पेस गैसेस की प्रॉब्लम होना, वायु विकार होना, तेजी से सीढ़ी चढ़ना या उतरना। आराम से चढ़ो ना यार। आप देखना, हम वैष्णो देवी जाते हैं, जितने भी हिल स्टेशन जाते हैं तो चढ़ते हैं बहुत आराम से, उतरते तो दौड़ के उतरते हैं, नाभि गई, कमर गई। क्यों? उतर समय जो जर्क लगता है, चढ़ाव चढ़ते हैं आराम से, उतरते झटके से उतरते हैं। तो चढ़ने उतरने का भी गलत तरीका, ऊंचाई से छलांग लगाना या गिर जाना। जान करके छलांग नहीं लगाता, पर गिर गया, तनाव हो गया। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनके कारण नाभि टलती है। नाभि टलने से बचने के लिए क्या करना, कुछ छोटे से उपाय करना है, साधक को बताना है, खुद ने अपनाना है। ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना। फिर मांसपेशियां मजबूत करने के लिए व्यायाम करना, उत्तान पादासन, लेट जाओ, दोनों पैरों को उठाया, है ना, ये जो एक आसन की पद्धति है, ये यदि हमने इसको 1 मिनट भी कर लिया तो हमारे पेट को मजबूती मिलती है। अचानक में भारी सामान नहीं उठाना, आसन प्राणायाम नियमित रूप से करना और जरूरी आसन सीखना।
पे, पैरों के अंगूठे में काला धागा बांध लो या रिंग पहन लो, इसे नाभि टलने से बचा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करे। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमें पता लग जाए कि हमें नाभि सरकने की दिक्कत हो गई है, तो हमें भारी सामान नहीं उठाना, और भारी सामान उठाने पड़े तो झटके से नहीं उठाना। आज आप लोगों से बात बात किया रोग को कैसे परीक्षण करना, शुरुआत में नाभि कैसे चेक करना, नाभि के बारे में अपन और भी बात करेंगे अगली सेशन में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस सेशन को बार बार देखें, इस सेशन के बारे में जाने, लोगों से प्रयोग करें, लोगों पे सरल प्रयोग है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका फीडबैक जरूर दें। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, आनंद आया। अगले सेशन में फिर अपन मिलते हैं, है ना। आप लोगों का प्यार, स्नेह, दुलार, जो इस नेचुरोपैथी डे के कारण, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने नेचुरोपैथी को विश्व में बनाया, और विश्व गुरु हम थे, पर है ना, ये मौका मिला, आप सबने सहयोग दिया, और आगे भी आप लोग हमारे साथ हैं, इसी विश्वास के साथ आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार।